हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर सेकंड, जिस यूनिट का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आज हम इस टॉपिक या लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस है, जैसा कि आपको नंबर फर्स्ट इधर दिख रही होगी। यूनिट नंबर फर्स्ट का टोटल लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, अब देखो हम आज यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसमें हम लोग कवर करेंगे अपनी दो डिजीज केवल, एक हाइपरटेंशन, एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, दो डिजीज आज हम कवर करेंगे। इस दोनों डिजीज के बारे में आज डीप नॉलेज आपको मिलेगा, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये क्यों होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, क्या क्या लाइफ स्टाइल हमें चेंज करनी पड़ेगी, सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। किसकी वजह से होती है यह भी मैं आज आपको बता दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये होता क्या है। अगर देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है हमारा। एक हमारा होता है कार्डियो, दूसरा होता है वास्कुलर। अगर देखा जाए कार्डियो जो वर्ड आया है वह हार्ट से रिलेटेड होता है, बाकी वास्कुलर जो वर्ड है ये वेसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हार्ट और वेसल्स दोनों इन्वॉल्व हैं। जब तक हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तब तक वेसल्स जो है पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो नहीं करवाएगी, इसीलिए इसको क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्योंकि हार्ट हमारा हेल्प करता है ब्लड के फ्लो में, और वही फ्लो से रिलेटेड ये सर्कुलेशन वर्ड भी आता है, इसीलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वही बात है कि कार्डियोवास्कुलर जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है कार्डियो, दूसरा हमारा होता है वास्कुलर। कार्डियो मीन्स हमारा होता है हार्ट, बाकी वास्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट मीन्स होता है ये जो हमारा ब्लड को पंप करता है उन्हें हार्ट बोलते हैं। बाकी ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें ब्लड भर भर के पाई जाती हैं। कुछ इस तरह हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हार्ट होगा, ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होगा। ठीक है, अब देखो ये हार्ट क्या होता है, थोड़ा मतलब डीप में देख लो। इट इज रफली कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट का होता है हॉलो मस्कुलर आर्गन होता है, मतलब थोड़ा सा खोखला टाइप का रहेगा। विच पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि क्या करेगा हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में ब्लड को पंप करेगा वेसल्स के हेल्प से, उन्हें हम बोलते हैं हार्ट। बिल्कुल शार्ट में डिफिनेशन है ये। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स की हम लोग बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या है, फिगर है ब्लड वेसल्स का। और यहाँ पे देखो ये ल्यूमन वाली एरिया है, बाकी ये ब्लड फ्लो हो रहे हैं, मैं केवल आपको दिखाया हूँ। ये मतलब वास्तव में ब्लड तो नहीं फ्लो हो रहा है, बस मैं आपको दिखा दिया, बना दिया। कुछ इसी तरह हमारे होते हैं ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो हमें डिजीज पढ़नी है आपके सिलेबस में। अब तक तो ये हाइपरटेंशन का इंट्रो था। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर का इंट्रो था। अब चलते हैं अपने हाइपरटेंशन में, जो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, जो कि 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पुटअप किया जाता है आपके एग्जाम में। अब देखो हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपर मतलब होता है कोई भी चीज जब एक्सेस हो जाती है हमारे बॉडी में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर। ठीक है, बाकी टेंशन मतलब होता है तनाव, एक मानसिक टेंशन होता है ना, वो नहीं है, बाकी बात तो वही है, तनाव। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन से अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वह हाई लेवल, मतलब नॉर्मल लेवल ना होके वह बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है हमारे वेसल्स में, उन्हें हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। Hypertension is a condition in which pressure exerted by blood on the internal wall lumen of blood vessels is higher than normal। अब देखो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो इंटरनल वॉल होता है उस पे जो हमारे ब्लड के फोर्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारी क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स है और इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, बाकी ये ल्यूमेन एरिया है। ओके, अब इसमें जो ब्लड वेसल्स हो रहा है जब ये नॉर्मल फ्लो करेंगे तो ये कोई मतलब हाइपरटेंशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो ही कहलाएगा। हाइपरटेंशन कब होगा, जब ये नॉर्मल ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होने लगेंगे, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये ब्लड जो है आर्टरी वॉल को धक्का मार लेंगे, मतलब क्या है, इसको पुश करेंगे। ठीक है, जब इसको पुश करने लगेंगे तो हमारी आर्टरी वॉल जो है थोड़ी सी डैमेज होगी और उसी कंडीशन में हमारी बॉडी को क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। मतलब क्या है, ब्लड का फ्लो जो होता है वह बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120/80 mmHg होता है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। इफ इट इज 140/90 mmHg,
आर हायर इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर यही जो है 120/80 जो है, अगर ये 140/90 हो जाए तो उस कंडीशन, या तो एक 140/90 से अधिक भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, अब देखो स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के स्टेज कितने होते हैं इसकी बात कर लें। स्टेज एक तरफ लिखा गया है, बाकी तरफ सिस्टोली लिखा गया है, एक तरफ डायस्टोली लिखा गया है। ओके, अब देखो जब आप लोग क्या करेंगे, बीपी मशीन मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन देखेंगे ना, तो वहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा होता है ना। अब देखो वही सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, अब उसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर स्टेज नॉर्मल है तो ठीक क्या है, 120 से कम भी हो सकता है सिस्टोलिक, बाकी जो ये डायस्टोलिक है वो 80 से कम हो सकता है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल स्टेज की बात है। अब एलिवेटेड जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो सिस्टोलिक 120 से 129 तक जाएगा और 80 से कम ही रहेगा डायस्टोलिक। ओके, अब स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में क्या होगा, जो सिस्टोलिक हमारा है वह 130 से 139 तक जाएगा और जो डायस्टोलिक होगा 80 से 89 के बीच में रहेगा। अब स्टेज सेकंड की हाइपरटेंशन जो होती है वो 140 या उससे अधिक भी हो सकती है सिस्टोलिक। ओके, डायस्टोलिक जो है 90 से या तो उससे अधिक भी हो सकता है डायस्टोलिक में। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, लास्ट स्टेज होती है। इसमें सिस्टोलिक जो हमारा था 180 से भी ज्यादा हो जाएगा और डायस्टोलिक 120 से भी ज्यादा हो जाएगा। मींस ये लास्ट स्टेज सबसे खतरनाक स्टेज होती है। बाकी फर्स्ट और सेकंड की बात अभी मैं आगे कर लूंगा इसके क्लासिफिकेशन में। अब देखो टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है मेनली दो टाइप के ही होते हैं, एक हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये दो ही प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे दो मेन हाइपरटेंशन होते हैं। अब देखो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होगा। पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन इज ए मोस्ट कॉमन टाइप हाइपरटेंशन। अब देखो हैपेंस विदाउट एनी स्पेसिफिक केस, और ये कब होता है, मतलब इसमें कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। जैसे कोई भी काम होता है या हमारे बॉडी में कोई बीमारी होती है तो किसी किसी न किसी के कारण होती है, किसी न किसी को वजह होती है ना, तो इसमें कोई स्पेसिफिक केज नहीं होता है। ठीक है, डेवलप स्लोली ओवर टाइम, ये लगभग क्या है कुछ समय बाद, जैसे जब ओवर एज होने लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे कौन से फैक्टर इसको केज करते हैं, जैसे कि जब उम्र ज्यादा हो जाए तब देखो किसी किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत थोड़ी थोड़ी आने लगती है, या तो फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली में किसी को हुई रहे तब भी आता है। बाकी कोई जो बंदा ज्यादा स्ट्रेस करता है उसको भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत देखने को मिलती है। ओबेसिटी जो क्या है ज्यादा मोटा हो जाता है उसको भी देखने को मिलती है, और जो ज्यादा स्मोकिंग करता है उसको अंदर भी देखने को मिलती है हमारी प्राइमरी हाइपर टेंशन। ओके, अब सेकेंडरी हाइपर टेंशन की बात करें तो केज बाई अनदर मेडिकल कंडीशन, ये क्या है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है और यह अचानक दिखाई देता है। ओके, अपीयर सडनली, बाकी यूजुअली मोर सीवियर देन प्राइमरी, ये क्या है अगर देखा जाए तो प्राइमरी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इसमें कॉमन केज क्या होता है मैं ऊपर बता दिया ना, कोई मेडिकल कंडीशन इसमें, जैसे कि अगर किडनी प्रॉब्लम है या तो थायराइड इशू है या तो हार्मोनल डिसऑर्डर है, तब ये हमें होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थायराइड इशू मतलब थायराइड ग्लैंड्स वगैरह हार्मोन वगैरह में कहीं कमी आ जाती है। बाकी किडनी प्रॉब्लम मतलब किडनी फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ जाए, और भी कंडीशन होती है। बाकी हार्मोनल डिसऑर्डर मतलब हार्मोन का सिक्रेशन सही टाइम पे ना होना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में इसके इटियोलॉजी पे, इटियोलॉजी पे चलते हैं। जैसे ये किस वजह से हो सकता है, जो हमारी बीमारी होती है ना ये किस वजह से होती है, इसमें देखो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत से रीजन हो जाते हैं। ओके, जैसे कि आप अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग रीजन आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे रीजन है, पढ़ते रहोगे खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो जो कुछ मेन रीजन होते हैं और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाया गया है या तो पढ़ाया गया है, मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या सबसे पहला जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में हुई है तो नेक्स्ट ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी आ सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, अगर उम्र ज्यादा बढ़ जाती है तो उम्र के अकॉर्डिंग भी हाइपरटेंशन हो सकता है। किसी की ओबेसिटी अगर बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, तब भी ये हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई क्या है बहुत ही सुस्त, मतलब घर पे केवल 2-3 साल 10 साल तक केवल सोता ही सोता है, कुछ काम नहीं करता, तब भी यह हो सकता है। बाकी जो बंदा स्ट्रेस लेता है उसको भी हो सकता है, और जो क्या है ज्यादातर स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं उनको भी हो सकता है। अब बाकी देखो किडनी डिजीज जिसको उसको भी हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसको उसको भी हो सकता है, और स्लीप एपनिया जिसको मतलब जिसको नींद वगैरह नहीं आती है उसको भी हो सकता है। और कुछ मेडिकेशंस के अंदर जैसे कि ऐसा होता है कभी कभी कि हम दवा उल्टी सीधी खा लेते हैं ना, तो उसके मतलब उसके वजह से भी हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। अल्कोहल अब्यूज की वजह से भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर हुआ है तब भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज अगर हुआ है तब भी हमें बीपी की जो मतलब डिजीज है वो हो सकती है। अब देखो पैथोजेनेसिस, ये कैसे हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है। जैसे कि अब तक तो हम लोग देख रहे थे हाइपरटेंशन क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब ये जानो कि हमारे बॉडी में ये डेवलप कैसे हुआ। अब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे बॉडी में डेवलप कैसे हुआ। अब देखो कि क्या है इसमें कि इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सबसे पहले क्या हुआ कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, आपने एससीपी में पढ़ा होगा,
वो ये फर्स्ट यूनिट में, वहां से आप लोग एसएनएस अपना डाउट क्लियर करिएगा कि एसएनएस की जो एक्टिविटी वह ओवर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट, मतलब RAAS सिस्टम जो होता है वह एक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा। उसके बाद जो इंडोथेलियल रहेगी लेयर जो है तो वहां पे डिस्फंक्शन आपको दिखेगा। देन लास्ट में क्या है, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। लास्ट में ये जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वही हमें अफेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन में। अब ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको दिख रही है ना, अब यही 6 पॉइंट हम डिटेल में देखते हैं आगे कि 6 पॉइंट में आगे क्या है, दो लाइन देख लेंगे, बाकी आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा आराम से। इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स बिकम नैरो आर स्टिक, जो ब्लड वेसल्स हमारी होती है वो थोड़ी सी सकरी या पतली या चिपटी आपको दिखेंगी। उसके बाद हार्ट हैज टू पंप हार्डर टू पुश ब्लड। अब देखो जब ये ब्लड जो हमारा जो हार्ट जब ये ब्लड को पंप करेगा तो क्या है, जो वेसल्स होंगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, तो ब्लड ब्लड को पंप करने में जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत होगी। सेकंड वाले में क्या है, ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब एसएनएस की जब ओवर एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, द बॉडी इज इन ए कांस्टेंट अलर्ट या स्ट्रेस स्टेट। उस समय क्या है, हमारी जो बॉडी होती है बहुत ही अलर्ट या स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाती है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड वेसल टाइटनिंग, उस समय क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वह बढ़ जाता है और जो हमारी वेसल्स होती है वह थोड़ी सी टाइट पड़ जाती है। और ये क्यों होता है, उस समय क्या है, जो हमारी ब्लड प्रेशर होती है वह रेस्ट के कंडीशन में आ जाती है, तब सारी चीजें ये होती हैं। अब थर्ड की बात करें तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मतलब RAS सिस्टम की वह एक्टिवेट कैसे होता है। किडनी जो हमारी है वो रेनिन को रिलीज करती है, मींस क्या है, किडनी रिलीज रेनिन विच फॉर्म्स एंजियोटेंसिन सेकंड। अब देखो क्या है, किडनी जो है रेनिन को रिलीज करेगी जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड बनाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड केजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पतली करने में हेल्प करेंगे, ताकि क्या है जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी टाइट पड़ जाएंगी। उस समय क्या होगा, इट आल्सो रिलीज एल्डोस्टेरोन, उस समय क्या है एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, विच रिटेन साल्ट एंड वाटर, जो कि साल्ट और वाटर को थोड़ा सा रिटेन करेगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर वहां पे बढ़ेगा। अब फोर्थ में बात करें, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन में मोर साल्ट, अगर क्या है साल्ट अगर ज्यादा रहेगा तो जो ब्लड है, जो मोर वाटर इन ब्लड, तो ब्लड में क्या है जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा। मोर ब्लड वॉल्यूम मोर प्रेशर इन आर्टरीज, अगर क्या है ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा रहेगी तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा ही रहेगा। अब इंडोथेलियल डिस्फंक्शन में लास्ट की बात करें तो इंडोथेलियल डिस्फंक्शन जो है, द इंडोथीलियल मतलब इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, इंडोथीलियल जो है वो ब्लड वेसल्स के इनर वॉल को हम इंडोथीलियल बोलते हैं। ओके, स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, ये क्या अपना वर्क जो है प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इट फेल्स टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। दिस केज टाइट लेस फ्लेक्सिबल आर्टरी, उस समय क्या होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा तो हमारी जो आर्टरी है वो टाइट हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, उस समय बीपी भी बढ़ जाएगी। ओके, अब यहाँ तक आई हो कि सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की 6 नंबर में, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखो ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इसमें हमारी होती है कि फैमिली हिस्ट्री, देन अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस आल्सो इफेक्ट द ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सारी चीजें भी हमारे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं। अब हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्पटम। ओके, साइन एंड सिम्पटम की बात हम करें तो ये साइन एंड सिम्पटम्स में जैसे कि लक्षण क्या है, ठीक है, इसमें हमारा होता है फैटिक, फैटिक मतलब होता है जैसे थकान, ब्लड विजन मतलब थोड़ा सा धुंधला दिखेगा और चेस्ट भी पेन होगा। ओके, मतलब हमारी जो चेस्ट है वह भी वहां पर पेन होगा, बाकी हेडेक भी होगा और ब्रीथ की शार्टनेस जो कि मतलब कम ब्रीथ हम ले पाएंगे, मतलब अच्छे वे में ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन रहेगा और हार्ट बीट जो है वह इरेगुलर रहेगी। अब इसकी हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब सारी चीज हम लोग देख लेना किसी भी एक डिजीज का, अब उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज कैन हेल्प लोअर हाई ब्लड प्रेशर, अब अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तब भी क्या हमारे ब्लड प्रेशर जो है वह थोड़ी सी घट सकती है। अब ईटिंग ए हेल्दी या लो साल्ट डाइट, अब देखो क्या है, हम लोग क्या है ये हेल्दी डाइट लेंगे या तो उस डाइट को लेंगे जिसमें क्या है साल्ट थोड़ी सी कम रहे, उसको आप ले सकते हो, तो बीपी क्या है सही हो सकती है। अब देखो क्या है, अपना वेट हम लोग जब कम कर लेंगे तब भी हमारी बीपी घट जाएगी। टबाकू अल्कोहल का जब हम लोग यूज कम करेंगे तब भी हो सकता है। बाकी मेडिकामेंट तो है ही, कोई भी दवा आप खा के भी अपना बीपी जो ब्लड प्रेशर उसको कम कर सकते हो। अब देखो इसमें जो ब्लड होती है ना वो ACE इनहिबिटर होते हैं, जैसे उसमें आते हैं कैप सॉरी फ्रेंड, जो मेडिसिन हमारी होती है वो आती है ACE इनहिबिटर्स के अंदर में, जैसे कि कैप्टोप्रिल है, इंडोप्रिल है। अब जब आप 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे
तो वहां पे आपको ACE इनहिबिटर आपको डिटेल में मिलेगा। तो यहाँ पे केवल ये ड्रग्स नेम याद कर लो कि कौन सा ड्रग हमारे ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो कैप्टोप्रिल और एंडोप्रिल होते हैं। इसमें क्या है, डायूरेटिक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि थायजाइड है, ठीक है। डायूरेटिक्स हम उसे बोलते हैं जो कि हमारे यूरिन के सेक्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देगा। जब यूरिन के सेक्रेशन को बढ़ा देगा तो सोडियम भी हमारे बॉडी से बाहर आएगा। तो क्या है, नमक की कमी हमारे बॉडी के अंदर होगी। जब नमक की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर हमारा डाउन होगा। अब बीटा ब्लॉकर्स लाइक एज एटिनोलोल, अब देखो क्या है, बीटा ब्लॉकर भी हम उसमें देख सकते हैं जिसमें आता है हमारा एटिनोलोल। ओके, अब देखो सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि एमिलोडिपिन, हम लोग क्या है कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे उसमें आता है हमारा एमिलोडिपिन। वो अभी क्या है ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। तो आई होप आप सभी का यहाँ बाकी। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हम CHF, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानोगे ना, तो जिसे हम CHF बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम शॉर्ट फॉर्म में CHF बोलते हैं। अब देखो ये CHF क्या होता है, यह भी क्या है, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। इसलिए हम दोनों को साथ में आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं ताकि अच्छे से दोनों समझ में आ जाए, एक दूसरे से ये कोरिलेट भी है। अब देखो आगे की बात क्या है, इट इज ए CHF और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विच इज आल्सो नोन एज हार्ट फेलियर। अब देखो इससे क्या है, आप या तो CHF बोल सकते हो या तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल सकते हो। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये हार्ट फेलियर वाली बीमारी होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसमें देखो क्या होता है, CHF मींस द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड प्रॉपर्ली। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारा यही होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वह ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है ओवरऑल, मतलब हमारे बॉडी के आर्गन में, इसलिए इसको बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखो द मेन वर्क ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। और हार्ट का मेन काम यही होता है कि हमारे मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। और यही प्रक्रिया हमारा हार्ट जब नहीं कर पाता है, उस काम करने में फेल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन CHF हार्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज वर्क। CHF की कंडीशन में अगर देखो ये वाली जो लाइन बहुत ही सटीक लिखी गई यहाँ पे, CHF की कंडीशन में यही होता है, जो हमारा हार्ट होता है वह क्या है अपना काम करने में फेल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर देखा जाए तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें, इसमें देखो क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप्स इन विच लेफ्ट वेंट्रिकल्स डज नॉट पंप ब्लड प्रॉपर्ली। ये क्या है, बहुत ही कॉमन टाइप है, और इसमें जो हमारे ब्लड हमारे जो हार्ट में होते हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वो अपना काम जो है प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। अब देखो जब ये प्रॉपर वर्क अपना नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू दिस, इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड बैक अप इन लंग्स, जो हमारा फ्लूइड रहेगा वो बैक आ जाएगा लंग्स में, एंड केज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जब लंग्स में फ्लूइड आ जाएंगे तो उस समय हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो जान जाओ कि आगे क्या होने वाला है। अब लेफ्ट साइडेड में क्या होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। बस आप लोग थोड़ा थोड़ा जानो क्योंकि ये सब ज्यादा पूछता नहीं है। अब देखो क्या है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हमारा वो होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू रिड्यूस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो फेल हो जाता है, और वह क्यों होता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो हुआ थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। ए पंपिंग प्रॉब्लम, वहां पे आपको पंपिंग प्रॉब्लम दिखेगी, आफ्टर लोड, और एसवी और सीओ क्या होता है जानते हो क्या, कार्डियक आउटपुट, ये भी घट जाएगा, और एसवी भी आपका घटेगा। इस समय एसवी का फुल फॉर्म में मतलब कंफर्म नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या होता है। बाकी आफ्टर लोड मतलब ये भी आपका घटेगा। अभी मैं आफ्टर लोड एसवी सीओ में आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हमारा ये होता है कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा, मसल स्टिफनेस की वजह से ये फेल हो जाता है, मतलब रिलैक्स नहीं हो पाता है। उसके बाद नो रिलैक्सेशन नो फीलिंग, जब ये रिलैक्स नहीं होगा तो फीलिंग इसमें जो ब्लड आएगा वो भरेगा नहीं, ये फीलिंग प्रॉब्लम इसमें भी रहेगी। बाकी प्री लोड यहाँ पे घटेगा, एसवी भी घटेगा, और सीओ मतलब कार्डियोवास्कुलर ये भी घटेगा। अब हम लोग इसकी इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ओके, तो इसमें देखो इटियोलॉजी जो हमारा होता है, ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ये तो पता ही, अल्कोहल भी है, ठीक है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी, डायबिटीज की वजह से, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी, और स्मोकिंग की वजह से भी, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है तब भी हो सकता है, बाकी हाइपरटेंशन अगर हुआ है तब भी ये हो सकता है हमारा जो CHF है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। अब देखो पैथोजेनेसिस में आपका सारी चीजें क्लियर होगा। पैथोजेनेसिस में आपको दिख रहा होगा कि प्री लोड, कंट्रैक्टिविटी, आफ्टर लोड, उसके बाद आया स्ट्रोक वॉल्यूम, उसके बाद आया आपका कार्डियक आउटपुट। अब देखो ये सारी चीज हमारी क्या होती हैं कि जब हमारे हार्ट में, ठीक है, जब हमारे हार्ट में ब्लड कम हो जाए तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं
प्रीलोड, ठीक है। अब देखो क्या है, उसकी पंप करने की जो ताकत होती है जब वह कम हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है उससे, ठीक है, और उस पर दबाव जब बढ़ जाता है तो हम उसे बोलते हैं आफ्टर लोड। अब देखो उसको जब हम बोलते हैं, तीनों को मतलब तीनों समझ गए ना। अब देखो जब उसको लास्ट में हम बोलते हैं आफ्टर लोड, तो जो हमारा हर्ट होता है वह क्या है, मतलब ब्लड को मतलब पंप करने में थोड़ा सा वह कह सकते हो तो असमर्थ या फेल होने लगता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा ये जो होता है ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी थोड़ा सा घट जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा घटता है तो कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है। तो जब कार्डियक आउटपुट घटेगा तो आगे क्या है, सीएचएफ हमें हो जाता है, ओके। बाकी प्री लोड क्या होता है, द वॉल्यूम्स दैट एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे हमारे वॉल्यूम होते हैं ब्लड के जो लेफ्ट वेंट्रिकल के रूट से इंटर करते हैं हमारे हार्ट में। आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड द प्रेशर द हार्ट्स हैज टू पुश अगेंस्ट द सेंड ब्लड आउट द बॉडी। अब वो क्या है, मतलब ऐसे प्रेशर हमारे हार्ट पे लगता है कि जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को ओवरऑल बॉडी में पंप करता है ना, तो उस समय एक प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड। अब आगे हम इसकी साइन एंड सिम्टम, बाकी और भी चीजें ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। साइन एंड सिम्टम इसमें होता है कि ब्रीथ की जो शॉर्टनेस आपको दिखने को मिलेगी, मतलब प्रॉपर वे में ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, और फैटिग एंड वीकनेस, मतलब थोड़ा सा आपको कमजोरी वगैरह देखने को मिलेगी, लीवर डैमेज हो सकता है, एरिथमिया हो सकती है, बाकी पैर वगैरह सूज सकते हैं, मतलब स्वेलिंग उसमें आ सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बाईपास कोरोनरी आर्टरी की जब हम लोग सर्जरी करवाएंगे ना, तब इसका जो ट्रीटमेंट है ये संभव हो सकता है। बाकी सेल्फ केयर में जैसे लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करो, ये सेल्फ केयर होगा। बाकी हम इसमें ड्रग्स भी यूज करते हैं, जैसे कि आइनोट्रोपिक एजेंट, डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी ये 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जब आप जाओगे ना, तो आइनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं, डायूरेटिक क्या होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं, इस पे आपको पूरा चैप्टर मिलेगा और डीप में आप वहां पे पढ़ लेंगे। बाकी यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। बाकी हम नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, इस्केमिक हार्ट डिजीज के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।